कभी भारत के मैनचेस्टर के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला कानपुर रोजगार और कारोबार के लिहाज से उम्मीदों का शहर रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कानपुर प्रतिष्ठा का शहर बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहां बड़े दांव लगा रखे हैं। तो आइए रणभूमि में नजर डालते हैं कानपुर के चुनावी माहौल पर। गर्मी बढ़ने के साथ साथ कानपुर का सियासी पारा भी चढ़ गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में कानपुर की सीट काफी अहम बन गई है। यहां पर यूपीए सरकार में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को सीधी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। जोशी अपनी मौजूदा सीट वाराणसी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए छोड़कर यहां पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर कानपुर पर डालते हैं। गंगा के किनारे बसा कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी ही नहीं, उत्तर भारत के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक है। खास तौर पर कानपुर के टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर रही है। कानपुर टेक्सटाइल का जो कॉटन हुआ करता था, दैट वाज ऑफ वर्ल्ड क्लास। आज अगर हम उन चीज़ों को भूल कैसे गए हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो ब्रांडेड चीज़ों को यदि आप फिर से डेवलप करें, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि मुझे उनको मॉडर्नाइज करना है। मुझे तो उनकी उसी टेक्निक पे ही जो चीज़ बन सकती है तो उसको तो मुझे उजागर करना है। और अगर मैं उन चीज़ों को डेवलप नहीं करता हूं तो मैं समझता हूं कि शायद मैं कानपुर के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो कानपुर की पहचान थी। आज कानपुर लेदर, होजरी, केमिकल्स के अलावा डिटर्जेंट, फूड प्रोसेसिंग, पान मसाला और छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज का गढ़ है। कानपुर में आज 7,000 से भी ज्यादा MSME यूनिट काम कर रही हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बिजनेस में कामयाबी की वजह कानपुर के लोगों की मेहनत और कारोबारी सोच का नतीजा है। हमारे यहाँ कानपुर में खून में बिजनेस है। छोटा से छोटा आदमी बिजनेस कर रहा है, अच्छा से अच्छा बिजनेस कर रहा है। तभी आप उसकी जब कंपैरेटिव फिगर देखते हैं, आज ही पेपर में आया कि टैक्स के एंगल से हम लोग 10वें नंबर पे हिंदुस्तान में खड़े हैं। कानपुर की पहचान उत्तर प्रदेश के अहम शैक्षिक केंद्र की भी है। यहाँ IIT से लेकर मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक हैं। गंगा के किनारे बसे होने की वजह से कानपुर धार्मिक महत्व भी रखता है। कानपुर चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। उम्मीदवार मैदान में हैं पूरे दमखम के साथ। बीजेपी का यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। सपा और बसपा में भी कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। आइए देखते हैं कि कानपुर में कौन सा उम्मीदवार किस पर है भारी। कानपुर में चुनावी सरगर्मी पूरे जोरों पर है। ढोल नगाड़ों के बीच कानपुर की सड़कों पर नारों की आवाज बुलंद है। हमेशा की तरह इस बार भी कानपुर में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस की तरफ से कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल उम्मीदवार हैं। जायसवाल लगातार 3 बार से यहां के सांसद हैं। चौथी बार के लिए मैदान में हैं। जायसवाल कानपुर के मेयर भी रह चुके हैं। श्री प्रकाश जायसवाल को अब तक कराए गए अपने काम पर जीत का पूरा भरोसा है। मैंने जितने भी चुनाव लड़े हैं सब में कंफर्टेबल जीता हूं। सर, कहा जा रहा है कि इस बार जो है लड़ाई सीधी आपकी बीजेपी से है, क्योंकि मोदी लहर चल रही है। आप इस लहर में कितना दम देख रहे हैं और इस लड़ाई को किस तरह से ले रहे हैं? कानपुर में लड़ाई हमेशा से बीजेपी की ही होती है, हमारी और बीजेपी की होती है, लेकिन विजय हमारी होती है। जहाँ तक लहर की बात है, हमें कोई ऐसी लहर तो दिखलाई पड़ती नहीं है। मीडिया की लहर जरूर है, मीडिया अपना दिखला रहा है। सर, यहाँ पर इस समय समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर से अगर जाति और सांप्रदायिक समीकरण देखें तो उसको किस तरह से ले रहे हैं? इस बार थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। लगता है कि जो वोट बैंक आपका बड़ा जनाधार रहा है वो शायद बढ़ सकता है। कानपुर में चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता है। यहाँ चुनाव विशुद्ध विकास के आधार पर होता है, सद्भावना के आधार पर होता है, और उसी आधार पर हमने चुनाव लड़े हैं, उसी आधार पर जीते हैं, और उसी आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि कानपुर की आवाम हमें फिर से जिताएगी। जायसवाल को सीधी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी।
जोशी वाराणसी से सांसद हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट छोड़कर कानपुर से चुनाव मैदान में हैं। जोशी को मोदी की लहर और यूपीए सरकार की नाकामी के चलते एक तरफा जीत पर पूरा भरोसा है। कानपुर उद्योग का बड़ा शहर रहा है और पुराना शहर है, औद्योगिक पहचान इसकी रही है, होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। आप जैसा अनुभवी नेता जो मतलब आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर अच्छी पकड़ रखता है, क्या आपको लगता है कि कानपुर को जो मिलना चाहिए वो हुआ, उस तरह का विकास यहाँ हुआ? देखिए, ये बात तो बहुत साफ है कि पिछले 2 दशकों में विशेषकर कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपीए की और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों ने मिल के, मायावती और मुलायम सिंह जी की, इस नगर की घोर उपेक्षा ही नहीं की बल्कि इसके साधनों का दुरुपयोग किया। ये सबसे अधिक राजस्व उत्तर प्रदेश में कानपुर देता है। देश में जो 10 सबसे बड़े शहर हैं जो सबसे अधिक राजस्व प्रदान करते हैं, उनमें से कानपुर एक है और उत्तर प्रदेश में तो यही अकेला है। तो स्वाभाविक है कि इसको उसके अनुपात में अगर नहीं तो कम से कम इसका ख्याल तो रखा जाना चाहिए था कि इसका इतना बड़ा योगदान है। कहा जा रहा है कि कानपुर में लड़ाई बीजेपी की कांग्रेस से ही है। आप अनुभवी नेता हैं, आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? हमें तो कहीं मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा। हम तो यहाँ जहाँ जाते हैं हमें कहीं मुकाबला दिखाई ही नहीं दे रहा। मुकाबला हो तब तो कहें किससे। समाजवादी पार्टी ने व्यापारी नेता सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को कानपुर से मैदान में उतारा है। अग्रवाल सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अग्रवाल कानपुर से कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक जीत का सेहरा उनके सिर नहीं बन सका है। लेकिन इस बार अग्रवाल का दावा है कि राज्य में भी उनकी सरकार होने के चलते उनसे ज्यादा कानपुर का कोई विकास नहीं कर सकता। सर, हम जानना चाहेंगे कि कानपुर में इस समय क्या चुनावी फिजा चल रही है? चुनाव में साइकिल चल रही है कानपुर में, इस समय जोरों साइकिल चल रही है नेताजी की। आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही खत्म हो गई और जो कोयला मंत्री कानपुर में हैं उनको तो कोयले का जो है स्कैंडल में जो खुद ही फंसे पड़े हैं। तो कांग्रेस की तरफ कोई यहाँ पर नहीं है, भाजपा से मेरा सीधा मुकाबला है। चुनाव में मुद्दे क्या हैं कानपुर के? क्या स्थानीय मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं? मेरा सिर्फ कानपुर का मुद्दा ये है, स्थानीय मुद्दा है। इसलिए स्थानीय मुद्दा है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 15 साल कांग्रेस का यहाँ पर 30 साल रहा है सांसद और यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए मैंने जनता को कहा है कि 30 साल बनाम 3 साल मेरे को दीजिए। 2017 तक उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार है, मैं वो करके दिखाऊंगा 3 साल में जो 30 साल में कानपुर का विकास नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर में लेदर कारोबारी सलीम अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। सलीम अहमद दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे युवा हैं और उन्हें जातीय समीकरण के चलते इस बार जीत का पूरा भरोसा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला किससे है? मुकाबला मेरा बीजेपी से है और मुकाबला क्या बीजेपी से भी नहीं, अब ये बीजेपी वाले भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि आज जो लोगों की कानपुर की जनता की सोच है कि कोई युवा नेता यहाँ पे होना चाहिए। आज जितने भी प्रत्याशी कानपुर के अंदर हैं वो सब 70 और 74 और 80 साल के लोग हैं जो खुद नहीं चल पा रहे हैं। वो कानपुर का विकास क्या करेंगे? यहाँ से कानपुर के सांसद 3 बार सांसद, 2 मरते प्रत्याशी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कानपुर का अपना विकास जरूर किया लेकिन कानपुर का विनाश किया है। महमूद हुसैन रहमानी कानपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रहमानी कानपुर के नामचीन डॉक्टर हैं। कानपुर का विकास और भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर रहमानी को अपने 30 साल की समाज सेवा के चलते सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ने की उम्मीद है। हमारी जो समाज सेवाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी आपदा का क्षेत्र हो, चाहे कम्युनल वायलेंस का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, उसमें मैंने जाती तौर पे पिछले 30 साल से काम कर रखा है, जिसका मैंने आज तक कानपुर की जनता से कोई भी रिटर्न नहीं मांगा। लेकिन अब जब हम इसके लिए निकले हैं तो मैंने तो पार्टी की नीतियों को सामने रखा था, लेकिन हमारे कार्यकाल को जनता ने स्वयं मेरे समक्ष रख दिया कि डॉक्टर साहब आप तो हमेशा देने की अवस्था में रहे हैं, आपने कानपुर को हमेशा दिया है, आपकी जो सेवाएं हैं छुपी नहीं है,
ये पहला मौका है कि जब कानपुर आपको कुछ देगा, तो मेरा इलेक्शन तो कानपुर की जनता लड़ रही है। इन सभी उम्मीदवारों ने कानपुर में इली चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, ये 30 अप्रैल को होने वाले मतदान में कानपुर के 16 लाख मतदाता तय करेंगे। कानपुर के चुनावी बिसात में हर उम्मीदवार को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। फिलहाल अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटकर आपको बताएंगे कि पिछला 10 साल कानपुर के लिए कैसा गुजरा। कानपुर के कद्दावर नेता और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार से यहाँ के सांसद हैं। इन पिछले 15 सालों में उन्होंने कानपुर के लिए क्या किया, आइए डालते हैं एक नजर। कानपुर की सियासत पर श्री प्रकाश जायसवाल की मजबूत पकड़ है। जायसवाल 1989 में कानपुर के मेयर बने। 1999 में पहली बार सांसद बनने के बाद से आज तक श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से सांसद हैं। 2004 की यूपीए सरकार में जायसवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे और 2009 से केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। जायसवाल के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने घाटमपुर में 14,500 करोड़ की लागत से 1980 मेगावाट क्षमता और बिल्हौर में 9,500 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट को मंजूरी दिलाई। शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए 13 फ्लाईओवर मंजूर कराए, जिनमें 6 फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है, जबकि 7 अभी बन रहे हैं। उन्होंने 9 हाईवे को भी मंजूरी दिलाई, जिनमें 4 बन चुके हैं और 7 पर काम अभी चल रहा है। इसके अलावा शहर में 15 सड़कें बनवाई। कानपुर के जीवन में गंगा के महत्व को देखते हुए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। मैंने पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद कानपुर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ही कोशिश की है। मेरा प्रयास ये हुआ कि हम जब तक कानपुर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आज के युग में 21वीं सदी में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कानपुर के लिए आकर्षित नहीं होगा, कोई भी मल्टीनेशनल कानपुर के लिए आकर्षित नहीं होगी। गवर्नमेंट अब कोई फैक्ट्री बनाने की स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए आज से 20 साल पहले। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि कानपुर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। उसी के लिए हमने 17 ट्रेनें चलवाई, उसी के लिए हमने 8 फ्लाईओवर बनवाए और फ्लाईओवर बन रहे हैं। उसी के लिए हमने कानपुर को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत शामिल कराया। उसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने जहाज चलवाया। उसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कानपुर में और बहुत सारे काम जो अधूरे हैं उनको पूरा करना है। श्री प्रकाश जायसवाल का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कानपुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मसलन लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने शहर में 28 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाए, जिनमें से 12 का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने 43 पार्क के सुंदरीकरण को मंजूरी दिलाई, जिनमें से 19 का काम पूरा हो चुका है। कानपुर से 14 ट्रेनों को भी मंजूरी दिलाई है, जिनमें से 12 ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और 2 ट्रेनें प्रस्तावित हैं। कानपुर में FM रेडियो प्रसारित कराया। जायसवाल को कानपुर के लिए कराए गए अपने काम के बूते भी इस बार जीत का पूरा भरोसा है। इस चुनावी इम्तिहान में श्री प्रकाश जायसवाल पास होते हैं या फेल, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन उनके इस लंबे चौड़े रिपोर्ट कार्ड पर कानपुर की जनता की क्या राय है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। श्री प्रकाश जायसवाल के कामकाज को लेकर कानपुर की जनता की मिलीजुली राय है। ज्यादातर लोग 15 साल में किए गए उनके काम को कानपुर की समस्याओं के मुकाबले नाकाफी मानते हैं और अब बदलाव चाहते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो जायसवाल के सहज स्वभाव और हर आम और खास तक उनकी पहुंच के कायल हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट की भी जिम्मेदारी है यहाँ के इतने बड़े महानगर में। जो हमारी मिले उले बंद हैं उसके लिए जो भी हमारे मंत्री जी प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारों को भी चाहिए कि सब प्रयास एकजुट होकर करें। उनके काम से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि वो जो है जितने भी ज़्यादातर बड़े लोग हैं उन्हीं की ही उसमें वो करते हैं, काम काज करते हैं। कोई भी छोटा आदमी जाता है उसको कोई काम तो करते नहीं। कैबिनेट मंत्री हो गए हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे, तो उनका बिल्कुल फिक्स रहता है। उसके बाद जहां उनको थोड़ा टाइम मिला दिल्ली से तुरंत ट्रेन के द्वारा आ जाते हैं। को शुक्र को आ जाएं, को वेडनेसडे को आ जाएं, मतलब वो कानपुर से उनको अधिक प्रेम है। वो तो लोकल मुद्दे ही देख सकते हैं, लोकल में क्या वो कर सकते थे। सड़कें बन जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए यहाँ से सड़कें नहीं, आज पूरी सड़कें खुदी हुई हैं, फ्लाईओवर्स नहीं तैयार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शहर में सियासी हवा किधर बह रही है, ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब वोट की बात पेट में है, लेकिन यहाँ का जायका बहुत मशहूर है। शायद
वोट की बात यहाँ से निकलकर सामने आ जाए। आइए बात करते हैं। यह है कानपुर की मशहूर जो है ठग्गू के लड्डू की दुकान, और ये कानपुर की जहाँ बाहर चर्चा होती है वहाँ पर ज़रूर ठग्गू के लड्डू की बात छिड़ती है। यहाँ पर कुछ ग्राहक हैं, कानपुर के बाशिंदे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव की क्या तस्वीर है। साहब, आपका क्या नाम है? भाई साहब प्रेम प्रकाश। प्रेम जी, ये बताइए कि इस बार क्या मूड है आपका फिलहाल कानपुर में वोट? फिलहाल भैया जितने नेता पुराने हैं सबसे विश्वास गया हट, झूठे और कोरे वादे। अब तो झाड़ू चलनी चाहिए, झाड़ू सिवा कुछ नहीं है। कानपुर में अगर विकास की बात करें 10 साल से लगातार, ये आप पीछे घूमिए, रोड देखिए, कितनी सरकारें आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सब वादे करते हैं, रोड गड्ढे वहीं के वहीं बने। अब झाड़ू इस पे लगनी चाहिए। दुकान तो काफी समय चला रहे हैं, कानपुर में कई चुनाव देख चुके हैं, कई लोगों को देख चुके हैं। आप बताइए कि आपका क्या कहना है? भाई यहाँ कोई विकास तो है नहीं है, लोग परेशान हैं, कोई चीज़ की सुविधाएं नहीं यहाँ पे। जो चाहिए था वो पब्लिक को मिल नहीं, पब्लिक बहुत नाराज है यहाँ पे। एक भी नेता सही नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब चोर हैं। और उन चोरों में छोटा चोर कांग्रेस है। अगर वोट देना तो सिर्फ कांग्रेस को दो, वरना बेकार है। इन बड़े चोरों को वोट देने से कोई फायदा नहीं। बदलाव चाहता है कानपुर, क्या आपको लगता है? कानपुर सर बदलाव तो चाह रहा है इस समय, कानपुर क्या पूरा देश चाह रहा है। आप क्या दिल क्या कहता है? दिल तो हो सकता है बीजेपी के चांस लग रहे हैं मुझको। काफी औद्योगिक बड़ा शहर था यहाँ का, आसपास का। आज की हालात को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सिर्फ कानपुर को ना देख के पूरे देश को देखा जाए इस वक्त, तो मेरे एक हिसाब से बीजेपी की एक लहर भी है और कोई ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन नहीं है। सिर्फ कानपुर की ना बात की जाए, अगर देश की भी बात की जाए तो लहर शायद बदलाव की ओर संकेत कर रही है। कांग्रेस को लोगों ने बहुत सालों से देखा है और एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि जो जायसवाल जी ने किया उससे बेटर जोशी जी करके दिखाए। चुनाव की नैया पार लगाने में लहर ही नहीं, समीकरण भी जरूरी होते हैं। फिलहाल अभी लेते हैं एक ब्रेक, लौट कर जायजा लेंगे कानपुर के सामाजिक आर्थिक हालात और यहाँ के चुनावी मुद्दों का। कभी मिलों का शहर रहे कानपुर में आज उद्योग धंधे छोटी मोटी इंडस्ट्री के तौर पर सिमट गए हैं और अब उन्हें भी चलाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। सबसे ज्यादा कमाऊ जिलों में से एक कानपुर में इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, आइए डालते हैं एक नजर। कानपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्य नगर, किदवई नगर और कानपुर कैंट आती हैं, जिनमें कुल 16,10,10,000 मतदाता हैं। कानपुर के लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लायक शहर में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो पहल करेगा उनका वोट तो उसे ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है कानपुर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम एक यहाँ पर एम्स की एक स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कानपुर ही देता है, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज का हो, चाहे वो आपका ये इनकम टैक्स का हो। आप यदि रेवेन्यू वाइज से देखेंगे तो कानपुर इज़ नंबर 1 इन यूपी। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आपका ये मेडिकल फैसिलिटीज़ A1 होनी चाहिए, प्लस आपकी जो एयर कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई ये फ़्लाइटें तो लगभग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो और तेज़ी से बढ़े। शहर के अलावा आसपास के इलाके के लाखों लोगों को रोजगार देने वाले इस शहर में आज बेरोजगारी का बोलबाला है। लिहाजा रोजगार कानपुर के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है इस बार। जो भी आया, जब भी आया, जैसे भी बना, उसने यही कहा कि कानपुर को हम वही ख्याति पे ले जाएंगे, मैनचेस्टर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन श्री प्रकाश जी भी आए, बहुत अच्छे हैं, बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने, कानपुर में काफ़ी कोशिश की, लेकिन काम नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, ये रीजन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कानपुर सीट पर जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। शहर में मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा है। 16 लाख वोटर्स में 5.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम, 3.5 लाख दलित और करीब 2.5 लाख ब्राह्मण हैं। पिछले चुनाव में किसी भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा था, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और उन्हें वोटर्स के इस समीकरण पर पूरा भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी का बेस जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। वो 3.5 लाख है
और सलीम अहमद मुस्लिम समाज से उसका वोट 5.5 लाख है, और आज ब्राह्मण समाज, सर समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 15 लाख वोटर है टोटल, 15,17,000 वोटर है कानपुर लोकसभा में, जिसमें 9 लाख खाली एससी और मुस्लिम है। तो आप समीकरण खुद देख लीजिए किसके फेवर में। बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी के मैदान में उतरने से कानपुर में बाहरी उम्मीदवार पर भी राजनीति तेज हो गई है। वो हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत है, उनकी सेवा की जाएगी, उनको हर मुमकिन जो वो चाहेंगे वो चीज़ दी जाएगी अलावा वोट के। इसलिए उनसे तो कोई लड़ाई है नहीं कि कानपुर की जनता इस बार कानपुर के लिए वोट करेगी, और जिसमें वो नहीं आते, वो बाहर के हैं, मेहमान हैं, उनका स्वागत है, वो आए हैं और मेहमान आता ही है जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर जोशी इस मुद्दे को बेतुका बता रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि सर मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर के अतिथि हैं। सर आपका क्या कहना है? किसी ज़माने में लोग कहते थे कि आर्य भारत में अतिथि हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि को क्या करें। अब कानपुर की चुनावी जंग में मुद्दे भारी पड़ते हैं या समीकरण, ये 16 मई को होने वाले नतीजों से ही साफ होगा। कानपुर के लोगों की उम्मीदों में ना तो कोई कमी थी, ना ही यहाँ के उम्मीदवारों के वायदों में कोई कसर। लेकिन कानपुर विकास की पटरी से क्यों उतर गया, ये एक रहस्य है। फिलहाल अब कानपुर के लोगों की निगाह आने वाले चुनावों पर है।